तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हमारा जो एक आगाज बैच शुरू हो रहा है, इसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर फायदा कुछ ना कुछ मिलेगा। जब आप अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे फायदे मिलते रहेंगे। तो आइए हम अपने आगाज बैच के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी शुरू करें, ताकि हमारे जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए और हमें अच्छे से अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। आपका बहुत ही फायदा इस बैच में होगा आगाज में। तो हम शुरू करते हैं। हमने पहले एक लेक्चर हो चुका हमारा, जिसका हमने परिचय बता दिया है रासायनिक अपक्रियन समीकरण के बारे में। तो एक बेसिक से लेकर के हम लोग एकदम शून्य से लेकर के चल रहे हैं, शून्य से एकदम जीरो से लेकर के चलें, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, बहुत ज्यादा टाइम है हमारे एग्जाम के लिए। तो क्यों ना हम एकदम अपने अच्छी से एक एक पॉइंट करके तैयारी करें, ताकि हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाए, कुछ ऐसी चीज ना बचे ताकि हमें आखिरी में जाकर के परेशानी हो। तो हम अपने क्यों ना एकदम अच्छी से तैयारी करें। तो जो हमारे बैच का नाम क्या है, आगाज 2027 में जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्लास 10th के, उनके लिए बैच शुरू किया गया है। इस जो बैच है इसकी विशेषता कुछ है, इन बैच की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। जिसे लाइव और रिकॉर्डिंग कक्षाएं होंगी। एक क्या है, रोज आपको लाइव कक्षाएं जाएंगी। अगर आप किसी कारणवश अपनी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो आप इसका वीडियो रिकॉर्ड देख सकते हैं। अध्याय पीडीएफ और नोट्स, और आपको हर अध्याय का पीडीएफ और नोट्स आपको क्लास खत्म होने के बाद तुरंत मिल जाएगा। और साप्ताहिक टेस्ट यानी डीपीपी आपका क्या होगा, हर संडे को आपका टेस्ट होगा। हर संडे क्या है, जितने भी संडे आएंगे आपको टेस्ट का दिन वो होगा। आप जितना पूरे हफ्ते पूरे 6-7 दिन पढ़े हैं उसका आपको आखिरी में संडे के दिन टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और क्या है, डाउट का समाधान और नोट्स के साथ साथ आपका जो नोट्स मिलेगा उसके साथ क्या है, माइंड मैप भी आपको माइंड मैप भी मिलेगा, कि उस चैप्टर का एकदम से निचोड़ जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आज जो हमारा परिचय है, एक दूसरा परिचय है, ठीक है। जो आज हमारा परिचय है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, दूसरा परिचय, इससे पहले हमने परिचय एक देख रखा है। तो चलिए साथियों, एक नई शुरुआत अपनी नई पारी को करते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में अपने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या देखा था, कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनके बीच क्या होता है, अभिकारक के अंदर प्रोसेस चलता है, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे क्या है, हाइड्रोजन जैसे क्या है, हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब इनके बीच अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या बनाता है, जल बनाता है। तो जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो किनके बीच हो रही है, एक ऑक्सीजन के बीच और एक हाइड्रोजन के बीच। इन दोनों के बीच जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, अभिक्रियाओं को होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो हमारा उत्पाद बन रहा है, तो जो अभिक्रियाएं होती हैं दो पदार्थों के बीच, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, उन्हें कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो हमें उत्पाद यानी जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। तो जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं इनके बीच क्या है, कुछ क्रियाएं भी चलती हैं, इनका भी कुछ नियम होता है, कुछ कारण होता है, कुछ विशेषताएं इनकी भी होती हैं। क्या होती हैं, जैसे क्या है, अभिकारक के जुड़ने या टूटने से उत्पाद का निर्माण होता है। यानी जो हमारा अभिकारक है ये क्या है, अगर टूटेगा या फिर बनेगा, दोनों काम होने से क्या होगा, हमारा उत्पाद बनेगा।
अभिकारक कहीं कहीं पे कहीं ऐसी अभिक्रिया देखेंगे कि दो जो अभिकारक है वह टूट जा रहा है, और कहीं ऐसे देखेंगे कि जो अभिकारक है लेकिन वह बाद में जाकर के टूट जा रहा है। तो टूटने या फिर जुड़ने से क्या है, टूटने या जुड़ने से जो अभिकारक होता है उसके बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अगर सब सरल शब्दों की बात की जाए, क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन कोई होता है तो रिएक्टेंट यानी अभिकारक आपस में मिलकर या टूटकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको याद रखना है अभिकारक उत्पाद कैसे बनाते हैं। कोई पूछ लिया कि अभिकारक जो होते हैं वो उत्पाद कैसे बनाते हैं, तो अभिकारक जो उत्पाद बनाते हैं या फिर टूट कर बनाते हैं या फिर क्या करते हैं, जुड़ करके बनाते हैं। ठीक है, अभिकारक कैसे बनाते हैं, या फिर टूट के बनाते हैं या फिर जुड़ करके बनाते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी पॉइंट की बात की जाए, यदि अभिकारकों को दो या दो से अधिक होते हैं तो उनके बीच योग का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए अभिकारक क्या है, यहाँ पे दो है या फिर दो या दो से अधिक होंगे। जब अभिकारक जब अभिकारक अभिकारक क्या होंगे, जैसे क्या दे रखा है NaCl, ये टूट करके क्या बनेंगे Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे अभिकारक कैसे बना, टूट गया, टूटकर टूटकर उत्पाद बनाया। फिर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, अगर यहाँ पे Na प्लस Cl, ये दोनों क्या बनाए, NaCl। ये जो NaCl है ये किसका सूत्र होता है, आप ध्यान रखें, नमक का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जुड़कर उत्पाद बना, यहाँ जुड़कर क्या बना, उत्पाद बना। अब आपको एकदम अच्छे से पता हो गया कि जो हमारा अभिकारक है ये कैसे कैसे होता है, आपको पता चल गया कैसे कैसे होता है। जो अभिकारक है या फिर अभिकारक अभिकारक तो अभिकारक हमेशा जो उत्पाद बनाएगा वह इन दो तरह से बनाएगा, या फिर टूटकर बनाता है उत्पाद या फिर जुड़कर। जैसे यहाँ पे NaCl एक साथ था लेकिन टूटने के बाद NaCl, तो ये जो बनता है हमेशा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ये जो बनता है क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया है। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद जो भी डाउट है आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। हमारी दूसरी पॉइंट क्या था, यदि अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं, क्या है, यदि अभिकारक क्या है, दो या दो से अधिक हैं तो उनके बीच योग का चिन्ह लगाते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं आगे इसको मिटा करके यहाँ बता रहा हूँ क्या बात है। एक सेकंड, मैं दूसरी जगह, देखिए जो अभिकारक हमारे पास है क्या है, जो हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक अभिकारक जो हमारे पास है, अगर हमारा जो अभिकारक है जैसे क्या है Na प्लस Cl, क्या बनाया, NaCl। ठीक है, NaCl बनाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दो अभिकारक है, तो दो अभिकारक के बीच क्या चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह जैसे हमने कहा था योग का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह। ठीक है, ऐसे उत्पाद में भी होता है, अगर कहीं पे NaCl दे रखा है, NaCl दे रखा है तो क्या बनेगा, सॉरी हाँ, Na प्लस Cl। यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, योग का चिन्ह लगा। तो कहीं अगर उत्पाद दो या दो से अधिक है या फिर अभिकारक दो या दो से अधिक है तो उनके बीच किसका चिन्ह लगाते हैं, योग का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उनके बीच क्या लगाते हैं, योग का चिन्ह लगाते हैं, उनके बीच योग का चिन्ह लगाया जाता है। अब नोट करने वाली बात क्या है, तीर के बाईं ओर यानी लेफ्ट
साइड क्या होता है, हमेशा अभिकारक यानी रिएक्टेंट होता है, और दाईं ओर क्या होता है, राइट साइड यानी उत्पाद होता है। जैसे आपको देख सकते हैं, जो ए हमारी एरो होती है, जो हमारी एरो होती है, ठीक है, ये जो एरो होती है, जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा इसका तीर का पूछ है, इधर क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक, और जो इधर होता है, ये क्या होता है, उत्पाद। ये क्या होता है, उत्पाद। बस इसमें आप कंफ्यूजन आप हटा लें, ठीक है, इसका कंफ्यूजन आप हटा लें, ठीक है। अब आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो हमारा तीर का पीछे है वो क्या है, अभिकारक है, और जो इधर है क्या है, उत्पाद है, ठीक है, ये क्या है, उत्पाद है। फिर मैं अपने हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा था, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा था। क्या देखा था, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या गुण होते हैं, कैसे उनकी पहचान होती है, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनके क्या क्या संकेत हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में देखा था। हमने एक प्रायोगिक उदाहरण भी देखा था। तो तमाम तरह की चीजों को हमने देखा था, लेकिन आज हम फिर एक बार रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पूछा है, तो हम क्यों ना इसको अच्छे से और तरह तरह के एग्जाम्पल को देखें। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उदाहरण दे रखा है, जैसे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण दिए हुए। कहने का मतलब ये है कि आपका हर चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, आपको हर चीज लिखना है। अगर जो भी आपके साथ फिर कह रहा हूँ, अगर डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम अगली क्लास में रिप्लाई देंगे। जैसे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी जब हाइड्रोजन प्लस, तो सेमी कलर आ गया, प्लस Cl2 जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, या Cl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अम्ल क्षार के बारे में हम तो अपने अगली क्लास में देखेंगे। तो ये जो होता है क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जिससे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। अब ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। NaCl, NaCl यानी इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। फिर अगर आसान शब्दों में देखें, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। ध्यान देने के स्रोत में NaCl, NaCl लिखा, परंतु रासायनिक सटीकता के लिए इसे संतुलित करके लिखा गया है। अब देखिए, हमें संतुलित करना भी अपनी अगली क्लास में सीखना है, अभी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने 9th क्लास को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इन एलिमेंट के बारे में, यानी इन तत्वों के बारे में, से Na क्या है, सोडियम है, Cl क्या है, क्लोरीन है, इनके बारे में आपने पढ़ रखा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि हमारे पिछली टॉपिक है पिछली क्लास की, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत होगी उतनी पढ़ेंगे। मतलब इतना है कि आपको समझ में आएगा, आपको परेशान होना नहीं है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कोई पॉइंट छूट नहीं पाएगी। अगर कोई ना गलती से छूट भी गई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसे क्या है, मैग्नीशियम क्लोरीन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। यहाँ मैग्नीशियम और क्लोरीन मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने का काम कर रहे हैं। और फिर है आपकी नोट करने वाली बात, क्या नोट करने वाली बात है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक और उनकी अवस्था लिखने उससे अधिक सटीकता बनता है। जैसे नमक का रासायनिक सूत्र हमेशा NaCl होता है। अब देखिए क्या है, हमने पिछली क्लास में अपने शब्द समीकरण के बारे में पढ़ा था। आपको हमेशा अपनी पिछली क्लास देख करके आनी है, नोट्स रिवीजन बना के आना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी चूक होगी, क्योंकि अभी आपको लगे कि हमारे पास बहुत समय है, अक्सर बच्चों में यही होता है कि कहते हैं अभी हमारे पास बहुत समय है, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे समय खत्म हो जाता है कि छूटता हुआ चल जाता है और बैकलॉग बनता हुआ
चला जाता है। तो अभी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अभी इसलिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो आपको उसको आराम से लेकर के पढ़ना है। देखिए, क्या था पहले तो एक कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि अगर कोई प्रैक्टिकल हुआ, कोई रिएक्शन हुआ, जैसे क्या हुआ सोडियम और क्लोरीन का अभिक्रिया होकर के नमक बना, तो लिखते हैं जब सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण होता है। अगर आपको ऐसे बताना होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने आया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम शब्द समीकरण के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में? शब्द समीकरण के बारे में। तो कुछ लोगों ने क्या किया, और कम समय करने के लिए और कम लिखने के लिए क्या बनाया, मैग्नीशियम को शब्द में लिखा और सोडियम को शब्द में लिखा, फिर लिखा सोडियम क्लोराइड। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने आया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं, ऐसे नहीं, इसको और आसान बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट उनके नाम का बनाया, फिर उनको संकेत के रूप में एलिमेंट के रूप में लिखा। जैसे क्या है NaCl, क्या है Na। अब Na यानी क्या है, इससे पहले क्या लिखते हैं आप, सोडियम लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, समय के साथ बदलाव आता गया, लोगों को और जानकारियां इसके बारे में बढ़ती गई। तो इसलिए क्या हुआ, कुछ समय पहले शब्द में ही चीज लिखते थे, फिर बाद में क्या हुआ, उसको संकेत के रूप में लिखना शुरू किया गया। देखिए, ये आवश्यक जानकारी आपकी है, मैं ये बता दूं, मैंने आपको अलग से लाया था लेकिन एक ही में हो गया। कहने का मतलब मेरा ये क्या है, जो आप 9th में नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए आवश्यक ज्ञान है। आवश्यक ज्ञान उन बच्चों का आवश्यक का ज्ञान ये है। ये मैं आपका 9th के लिए लेकर आया, क्योंकि आप 9th में अगर नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी आप पढ़ लें, अभी आपके पास समय है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा खेल है। अब आप जितनी भी आगे क्लास में जाएंगे, इसका आपके साथ खेल रहेगा। जैसे क्या है, रासायनिक समीकरण के लिए आवश्यक ज्ञान, वही मैं कहा कि क्लास 9th का आवश्यक ज्ञान मतलब जो आपने 9th में छोड़ रखा है, उसको यहाँ पे अब भरपाई की जा रही है। उसकी भरपाई क्या है, की जा रही है, क्योंकि आपने मजे ही तो किया है। कहा भाई अगले साल से पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो क्या है 9th का, क्लास 9th का आवश्यक ज्ञान क्या है, जेड। देखिए, जो जेड होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, परमाणु क्रमांक, ठीक है, बस परमाणु क्रमांक। और क्या है, जो तत्व है उनके नाम है, फिर क्या है, संकेत है। तो आपको याद रखना है, जहां जेड होगा उसे क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। जैसे हमारा पहला क्या है, हाइड्रोजन। पहला क्या हमारा है, हाइड्रोजन। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं अगर आपको नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H। अगर हीलियम की बात की जाए तो He होता है। लिथियम क्या है, Li। आपको इन सबको याद रखना है, ये नहीं कि आपने क्या किया, आज देख लिया, लिख लिया, उसके बाद फिर भूल गया, क्योंकि आपको मैं हर जगह इसका यूज बताऊंगा, इतना यूज बताऊंगा कि आपको एकदम याद हो जाएगा। और जितने कम से कम आपको 20 तो याद ही होनी चाहिए, 10th में तो आपको 20 याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, लिथियम, जिसको कि Li, बेरिलियम Be, बोरान को Be, कार्बन C, नाइट्रोजन N। देखिए, जेड हमेशा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। क्या है, जेड हमेशा क्या करता है, परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है, तत्व यानी एलिमेंट। और ये क्या है, उसका सिंबल है। देखिए, जो कि तत्व की पहचान होता है, जो क्या होता है, तत्व की पहचान कराता है, और उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए, अभी आपने इतनी मेहनत से पढ़ा,
एक अच्छी-अच्छी स्लाइड देखा, अच्छे से टॉपिक हर पॉइंट को लिखा हुआ देखा और आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, उम्मीद तो यही होती है। जैसा भी हो आप कमेंट करें। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की, अगर आपने एम बनाया हो कि मुझे इतना परसेंट 96, 95, 98% लाना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अगर इतनी परसेंटेज लाना है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले नोट अच्छे होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए और क्या है, डीपीपी मिलनी चाहिए ताकि डेली क्लास का और क्या है, रोज जो क्लास हो रही है, रोज क्लास का क्या चाहिए, नोट तो चैप्टर खत्म होने के बाद फिर क्या चाहिए आपको, माइंड मैप और एक आपको रेगुलर क्लास चाहिए। क्या? रेगुलर क्लास चाहिए। आपको रोज क्लास चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हुई या हफ्ते में 2 दिन हुई या 3 दिन हुई, 4 दिन हुई फिर छुट्टी, तो ऐसा नहीं। तो आपको जो आगाज बैच है कंप्लीट कोर्स देगा पूरे साल, यानी जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपके साथ से खड़ा रहेगा, आपके हर सुख दर्द को सहता देख उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेगा। जैसे क्या है, डेली क्लास आपकी क्या है, डेली लाइव क्लासेस होंगी। उसके बाद क्या है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपके कुछ ना कुछ डाउट आते ही रहेंगे, तो उन डाउटों को क्या है आपको ये सॉल्व करेगी। फिर क्या है, जैसे मैंने बताया, हो गया, माइंड मैप्स हो गया एंड डेली वर्कआउट्स हो गया। आपका क्या है, नोट्स आपके, माइंड मैप्स हो गए, डेली वर्कआउट, यानी जब आपका डेली वर्कआउट का मतलब है, सॉरी, हाँ, डेली वर्कआउट का मतलब क्या हुआ, होमवर्क, HW, होमवर्क। आपको क्या है, होमवर्क देगा। आप जितना क्लास में पढ़े उसके बाद आपको जितना समझ में आया इससे आपको पता चल जाएगा, उसके बाद तुम अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि जब होमवर्क करेंगे क्लास में मैं मान सकता हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा पूरा समझ में आ गया, लेकिन घर जाने के बाद, घर बैठने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ डाउट आपको मिलेगा आपके डेली वर्कआउट के क्वेश्चंस में। फिर क्या है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जहाँ के भी बच्चे होंगे, जिस भी प्रदेश के होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हों, बिहार बोर्ड के हों, मध्य प्रदेश बोर्ड के हों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हों, उत्तराखंड बोर्ड के हों, जिस भी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रखी जाएगी, जिनमें उनके हिसाब से नंबर का टेस्ट दिया जाएगा। और अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, जिससे आप बात कर सकते हैं टीम से, वो आपको हर चीज समझा देगी। उसके बाद आप क्या करें, केवाईटी क्लासेस का ऐप है, क्या है, केवाईटी क्लासेस का ऐप है, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें और कोर्स को खरीदें, जिससे आपको सुनहरा मौका मिल सके। अभी आपकी शुरुआत है तो आपको उपहार भी इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज का फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब फिर हम अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमें अभी क्या देखा था, 7 तत्वों के बारे में देख लिया है, 7 तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में देख लिया है और उनके संकेत के बारे में देख रखा है और उनके नाम के बारे में देख रखा है। फिर हमारा क्या है, 8 नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिनका क्या है, सिंबल की बात अगर की जाए, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियान का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Ai होता है। फिर और मैं आगे बात करूं, सिलिकॉन की बात की, सिलिकॉन सिलिकॉन से 2 बार आ गया है, देखिए घबराना नहीं इसे, ठीक है। जो सिलिकॉन हमारा है ये 2 बार आ गया, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया, थोड़ा गलती होगी। क्या है, सिलिकॉन Si, फास्फोरस F, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो इन सब क्या है, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। अब देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या क्या है, सोडियम कहाँ गया, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ऐसी धातुएं हैं
अत्यधिक क्रियाशील है। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गया, अत्यधिक, जो कि आपको मुझे लगता है तीसरे चैप्टर में बहुत काम आएगा। ये सब अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। कौन कौन सी हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि यहाँ भी देख रखा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकती हैं। देखिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बना आपका, दो क्वेश्चन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पहला क्या है? ये धातुएं, ये धातुएं क्या है? अत्यधिक क्रियाशील। दूसरा क्या है? ये धातुएं, ये धातुएं आसानी से, आसानी से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हैं? इलेक्ट्रॉन दान कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हैं? दान कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं? दान कर सकती हैं। तो आपको हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे समय है, तो क्यों ना बेहतर से बेहतर तैयारी की जाए, ताकि हमें अपने पूरे पढ़ने का, क्योंकि अभी से हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फायदा इसका अच्छा से अच्छा मिले। ठीक, फिर हम लोग अब देखिए आपको मैंने क्या बताया, 20 एलिमेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको 20 एलिमेंट के बारे में बता दिया, तो मुझे लगता है कि आप इसको याद कर लेंगे, और आप इसके साथ साथ क्या करेंगे, आपको अगले क्लास में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको याद है तो अभी आपके लिए तो एक क्वेश्चन, एक काम क्या हुआ, कम हो गया। जिन बच्चों में 9th में पढ़ रखा है उनके लिए तो फायदा ही है, और जिन्हें नहीं पढ़ा, कम बढ़ गया, कम बढ़ गया, क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सूत्रों के निर्माण के बारे में, अभी तो हम सूत्रों के निर्माण के बारे में हल्का फुल्का देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा आगे अपने देखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है क्रॉस गुणा। आप 9th क्लास में इसके बारे में देखे होंगे, जैसे कि यहाँ जो है Mg2 प्लस O2, जैसे देखिए क्या है, यौगिकों का सही सूत्र बनाने के लिए हमें तत्वों की संयोगिता क्रॉस गुणा करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको, आपने अभी तुरंत पढ़ा, उसके बाद तुरंत इसका उपयोग आ गया। इनके परमाणु क्रमांक के बारे में देखिए, जैसे क्या है, इन तत्वों को बनाने के लिए आपको क्या है, संयोगिता, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको क्या करना है, सिर्फ तत्व को याद करना है। ठीक है, अभी तत्व को सिर्फ याद कर लें। कौन कौन सा तत्व, देखिए इसमें क्या है आपको याद करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन तत्वों की तीन चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? सबसे पहले क्या रखना है उनको याद, सबसे पहली बात, तत्वों को तत्वों के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पहले क्या है, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में, यानी जेड। दूसरा क्या है, तत्वों के संकेत के बारे में। किसके बारे में? संकेत के बारे में। जैसे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वह क्या होता है, सिंबल H होता है। ठीक है, क्या है, तत्व। तो ये हमारा तत्व है, और इसका संकेत क्या है, और परमाणु क्रमांक की बात की है तो 1 होता है। दूसरी बात क्या है, तीसरी बात, सॉरी,
उनके संकेत के बारे में याद रखना। बस ये 2 पॉइंट बहुत है आपको, और मैं आगे आपको बताता रहूँगा ना क्या-क्या करना है। जैसे कि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है और ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है। कहने का मतलब है जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। तो इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, Mg2 और O2, यानी 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन है। यहाँ क्या है, 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन है। तो हम ऐसे तो लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस O2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम O2। एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को सॉरी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन को अब कैसे कैसे करेगा मैं इसको आगे आपकी क्लास में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ समझने चल, जितना पढ़ा उतना ही समझना है। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, कर सकता है। और अगर मैं इसकी ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, दान कर सकता है। तो इनके बीच एक गुण होता है। अब देखिए क्या है, ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, Mg2O2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं Mg2 प्लस O2, यानी Mg2 और O2, यानी क्या है, 2 मैग्नीशियम के साथ 2 मैग्नीशियम के साथ देखिए MgO2, तो 2 मैग्नीशियम के साथ क्या है, 2 ऑक्सीजन है। 2 मैग्नीशियम के साथ क्या है, 2 मैग्नीशियम के साथ 2 मैग्नीशियम के साथ क्या है, 2 ऑक्सीजन। तो हम क्यों ना ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या है, MgO, यानी एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन। जब Mg2O2, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी 2 मैग्नीशियम के साथ 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन, तो एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन, यानी 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 2 से यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। बस इतना ही है, फिर हम तो आगे रहेंगे। अब देखिए शब्द समीकरण, शब्द समीकरण के बारे में मैंने भी फिर आप किसी क्लास में बताया था, लगभग पिछली क्लास में भी 2 क्लास में बताते आ गए, तो आपको इसको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। नहीं आ गया तो फिर आप दोबारा पीछे एक बार वीडियो देखिए, जो भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो एक बार पीछे करके देख सकते हैं। क्या है, शब्द समीकरण, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया जब दोनों करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। शब्द समीकरण का सांकेतिक रूप, जब हम शब्दों की जगह के तत्वों के प्रतीक का उपयोग करते हैं तो सांकेतिक रूप कहते हैं। देखिए जब शब्द समीकरण क्या है, शब्द समीकरण का मतलब ये यहाँ हुआ कि जब हम शब्दों की जगह संकेतों का उपयोग करते हैं, शब्दों की जगह जब क्या करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं, तो शब्द समीकरण का सांकेतिक रूप कहलाता है। शब्द समीकरण का सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप क्या है, नोट, ऑक्सीजन गैस हमेशा द्विपरमाणु के रूप में लिखी जाती है और पिछले
क्रॉस गुणा विधि से हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है। देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है, क्या है हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा ऑक्सीजन है मैं ही बता दूं, जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमेशा O2 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि अकेले नहीं रह पाता है, इसीलिए हमेशा ये दोनों एक साथ हाथ बांध करके रहते हैं। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं O2 लिखते हैं। किसी भी गैस को मुक्त अवस्था में हमेशा उसके अणु के रूप में लिखा जाता है, जैसे O2 H2 Cl2 Na2, ना कि केवल OH Cl या N। ठीक है, तो ये कुछ तत्व हैं जो इनको इन्हीं के रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा, तभी सही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो अब मैं अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं बना दे रहा हूँ। अच्छा दिए तो है, देखिए पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, यानी जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसके अंदर एक बहुत ही फेमस यानी बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर, 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्या है, आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब जो मैग्नीशियम रिबन होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को, ये जो होती है इसको जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन की, देखिए कोई भी चीज है अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वह नहीं जलेगी, ये आपको बात याद रखें। जहां पे ऑक्सीजन होगा वहीं पे क्या है, कोई चीज जल सकती है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे कोई चीज जल नहीं सकती है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो छात्रों को देखिए स्पष्टीकरण लाया हूं कि मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण क्रियाशील धातु है। जो मैग्नीशियम है, हमने देखा था मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम अत्यधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीशियम जो है क्या अत्यधिक क्रियाशील धातु है। जब इसे हवा में खुला रखा जाता है, जब क्या है मैग्नीशियम को, समझो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हवा में क्या रखा, खुला रख दिया, तो इसमें क्या होती है कि हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद धूसर परत बना लेती है। देखिए अगर मैग्नीशियम है, क्या है, ये मैग्नीशियम है, हमने क्या किया, इसको हवा में खुला रख दिया, हवा में खुला रख देने के बाद हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनाने के बाद तो जो देखिए क्या है, जो पतले मैग्नीशियम की जो तार है जो भी है, तो इसके ऊपर क्या है, अगर इसको ले आए, ठीक है, ऐसे देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम है, इसको हमने क्या किया, ये क्या है, Mg है, मैग्नीशियम है। अब इसको हमने क्या किया, हवा में खुला रख दिया, किसमें, हवा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये पहले मैग्नीशियम की एक परत थी, तो इसके ऊपर ऑक्साइड कुछ इस तरह से बना लेंगे, कुछ इस तरह से मैग्नीशियम की परत बन जाएगी, और उसका जो रंग होगा, इसका जो रंग होगा, जो रंग होगा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वह क्या होगा, सफेद या धूसर, धूसर, ठीक है, क्या होगा, सफेद या फिर धूसर रंग का होगा। बस यही था कि जब हम मैग्नीशियम को अगर खुले हवा में रख दें तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उस पर एक परत चढ़ जाती है, जिसको जलाने से पहले क्या कहते हैं, जलाने से पहले, जलाने से पहले पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को रेगमाल से साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया, जिससे ऑक्साइड की परत हट जाए, से साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, इसके बारे में आप लिखें। क्या है, जब वायु में, देखिए जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस
मैग्नीशियम से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत पे मैग्नीशियम धातु की सतह के ऊपर जम जाती है तथा मैग्नीशियम को अच्छे से जलने नहीं देती है, जिसके कारण जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाता है, तब जाकर के वह जलने लायक होती है। अब देखिए ढांचा राशि समीकरण क्या है। ढांचा रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में देखते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में को संतुलित किया जाता है, जिस रासायनिक समीकरण को संतुलित किया संतुलित नहीं किया जाता है उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ढांचा क्या है, ढांचा रासायनिक समीकरण जो समीकरण संतुलित नहीं है, जैसे क्या है मैग्नीशियम, क्या है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है वह सिर्फ अकेला मैग्नीशियम है। क्या है, वह सिर्फ अकेला मैग्नीशियम, लेकिन वहीं अगर ऑक्सीजन को देखेंगे वह दो ऑक्सीजन है। कितने, दो ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ढांचा समीकरण। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे यहाँ पे दो मैग्नीशियम लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मैग्नीशियम, फिर दो ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन इधर दो ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, पूरा संतुलित हो गया। तो अभी हम आगे देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। और कभी भी संतुलित करने के लिए ऐसे नहीं है कि यहाँ मैग्नीशियम दे रखा है प्लस O2 दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप कभी भी यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, कभी भी आप यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं, आप कभी भी 2 यहाँ नहीं लगा सकते, या फिर इसके साथ 2 लगा दें, इसके साथ लगा दें, तो आपका गलत मान, ये क्या है, गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। आपको सही करने के लिए कहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपको सही करने के लिए मैं इसके भी बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी आपको परेशान नहीं है। आप अगर एलिमेंट को याद कर लिए हैं तो आपका बहुत ही आसान है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी आप इसको ऐसे डब्बे के अंदर बंद दें, यहाँ पे कितना, एक मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन को सबसे पहले इधर बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ दो लिखेंगे, ना कि हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, इसको डब्बे के अंदर ऐसे बंद कर लें, O2। तो आपको हमेशा क्या है, 2 यहाँ पे लगाना है, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, यहाँ पे तो आप डब्बे के बाहर, यानी दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, बस इसी का खेल है। अगर सरल भाषा में देखा जाए तो ढांचा जो समीकरण होता है, तो एक परिभाषा इसकी ये थी, और दूसरी हमारी क्या है, ए, कि एक ऐसा समीकरण जहां तीर के बाईं ओर रिएक्टेंट और दाईं ओर प्रोडक्ट तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे कंकालो या ढांचा समीकरण कहते हैं। यह समीकरण केवल ये बताता है कि क्या जुड़ रहा है और क्या बन रहा है, लेकिन मात्रा का सही हिसाब देना नहीं देता है। कहने का मतलब सही मात्रा का हिसाब नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, Na प्लस Cl2, NaCl। अभी जो है ये क्या है, ढांचा समीकरण है, क्या है, ढांचा समीकरण, या फिर आप कह सकते हैं कंकाल समीकरण। ठीक, जब मैं इसी को संतुलित कर दूंगा, संतुलित करने का मतलब है अभिकारक और उत्पाद के तरफ, क्या है, संतुलित करने का मतलब, संतुलित करने का मतलब अभिकारक अभिकारक व उत्पाद दोनों का परमाणु क्रमांक बराबर हो, दोनों तरफ का, दोनों तरफ का परमाणु क्रमांक
बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ का क्या है होना चाहिए। जैसे क्लोरीन यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे सॉरी यहाँ क्लोरीन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन 1 बार है, सोडियम 1 बार है, सोडियम 1 बार है। तो हमें सबसे पहले इसको डब्बे के अंदर बंद करना है, मतलब इसके आसपास कोई भी आपको बदलाव नहीं करना है, इसके आसपास आपको करना है। अभी आप डब्बे को बंद करके करें, जब आप डब्बे वाला समझ जाएंगे तो उसके बाद अपने आप ये वाला कर लेंगे बिना डब्बे बंद के। अगर मैं यहाँ 2 सोडियम कर दूं, ठीक है, यहाँ 2 सोडियम कर दूं, यहाँ 2 क्लोरीन है। अब यहाँ पे 1 सोडियम 1 क्लोरीन, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ तो 2 सोडियम हो जा रहा है, 2 क्लोरीन हो जा रहा है। यहाँ लिखने का मतलब क्या है, जैसे क्या लिखते हैं, 2 कोष्टक में x प्लस वाई, तो क्या है, दो दो एक्स, 2 गुणे x 2 गुणे y, यानी 2x प्लस 2y। तो आपको ऐसे दो को कॉमन लेकर के x प्लस वाई लिखते हैं। उसी तरह क्या है कि यहाँ 2 Na भी है और 2 Cl भी है, बस यही इसका मतलब यही है। ठीक, अब क्या है, ढांचा राशि समीकरण के उदाहरण। अब इसके कुछ उदाहरण दिए जिसके हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है, हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 दूना 4, मतलब इसका मतलब 2A और 2A दोनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 है, मतलब 1 का मतलब 1 है, यानी 1 गुणे 2। तो यानी 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बस संतुलित हो गया। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, मैग्नीशियम 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 बार दे रखा है। फिर हम ऐसे डब्बा बनाएंगे और इसको डब्बे के अंदर, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन लगाए तो 2 मैग्नीशियम हो गया, बस फिर यहाँ लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बाईं ओर 2 ऑक्सीजन परमाणु है, लेकिन दाईं ओर जल की अणु केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु, बस तो हमने कर दिया संतुलित। ऐसे यहाँ भी दे रखा है। हम इस समीकरण को संतुलित करना होता है। हमें क्या है, इन समीकरणों को संतुलित करना होता है। ढांचा समीकरण रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो कराता है, लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए इन्हें संतुलित करना आवश्यक पड़ता है। देखिए क्या है, हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों पड़ता है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके CO2 बना रहे हैं, ठीक है, CO2 बना रहे हैं। तो अगर इधर 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो ये भी 10 ग्राम होगा। ऐसा नहीं है कि ये 5 ग्राम हो जाएगा और ये 10 ग्राम रहेगा, ऐसा नहीं। मतलब अभिक्रिया होने के बाद क्या है, अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है, अभिकारक में जो अभिक्रिया होती है उसके बाद जो उत्पाद बनता है वो दोनों तरफ क्या होता है, समान होता है। दोनों समान होता है, क्या होता है, दोनों समान होता है। यानी तो 10 ग्राम अगर इधर है तो 10 ग्राम क्या होगा, उधर भी 10 ग्राम होगा। ये सब कैसे होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, आप 9th क्लास में मुझे लगता है पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ। आप ही की आज्ञा के अनुसार मैं इसे बता दे रहा हूँ। क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में परिवर्तन होता है तो
पदार्थ का तो पदार्थ को न तो नष्ट किया जाता है और न ही निर्माण किया जा सकता है जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। संरक्षण का जिसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अतः अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु संख्या समान होती है, इसीलिए समीकरण संतुलित किया जाता है। बस इतना था आपका जो ढांचा समीकरण है, यही निचोड़ था। किस लिए हम संतुलित उसको करते हैं, किस लिए हम उसको क्या करते हैं? संतुलित करने का काम करते हैं। समीकरण आसानी से क्रिया की पहचान तो कराता है, लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए इन्हें संतुलित कहते हैं। देखिए ये क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो दर्शाता है, लेकिन उसका पालन नहीं करता है। जो उसका नियम है उसको ये नहीं मानता है, इसीलिए क्या किया जाता है? हम समीकरण को संतुलित कराते हैं। क्योंकि जो हम क्या करते हैं, हम जितने भी अभिक्रिया यानी रिएक्शन को देखते हैं, उन रिएक्शन में क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट होता है, दोनों की तरफ क्या होते हैं? जो उनका द्रव्यमान होता है दोनों तरफ बराबर होता है। जैसे क्या था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बना रहे थे, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिला के 10 ग्राम है तो CO2 क्या बनेगा? हमारा 10 ही ग्राम बनेगा, न कि 8 ग्राम 7 ग्राम 6 ग्राम नहीं बनेगा। जितना अभिकारक होगा उतना उत्पाद होगा, इसलिए उस समीकरण को हमें संतुलित करके दिखाना पड़ता है। बस मेन कारण उसका यही था, क्या था? यही था। फिर क्या है आगे? महत्व, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो अभी हमने देख लिया उसके बारे में कि इसका रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण के परमाणुओं की संख्या और कुल परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो अभी आपको हमने क्या किया? अभी हमने अपने पूरी क्लास को लगभग खत्म हो 21 ही थे, हमने खत्म कर दिया। तो क्या है, हमारा परिचय दूसरा था। ठीक है, ये परिचय हमारा दूसरा था, किसका? जो हमारा आगाज बैच है। तो अभी आगाज बैच आपका शुरुआत हो चुका है, अभी जाके ज्वाइन करें और अपने स्कूल के ग्रुप में या फिर जो आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग शुरुआत कर सकें, अपनी अच्छी तैयारी के साथ अपनी आगाज कर सकें, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, जो भी आपके ड्रीम है उसको पूरा करें। तो मैं आखिरी में यही कहूँगा, सब लोग सफल हों।